Assalamualaikum students, good morning. गुड मॉर्निंग निम्रा बेटा. निम्रा आवाज़ आ रही है मेरी बेटा जी? बताइएगा प्लीज़. एम आई ऑडिबल? एम आई क्लियर? आवाज़ आ रही है मेरी?
अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? स्टिल 12 स्टूडेंट्स आर हियर। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बेटा ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी से आ जाइए बेटा जी, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। अभी तक बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। चलिए जी, लेक्चर अपलोड कर लेते हैं। मीनवाइल 2-3 मिनट लगेंगे। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। क्यों नहीं आ रही सना आवाज़? अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें बेटा। मैं बोल रही हूँ तो क्यों नहीं आ रही आपको आवाज़? वालेकुम अस्सलाम मारिया अब्दुल्ला। ओके गुड सना, आवाज़ आ गई आपको? अच्छा जी। लेक्चर 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 ओके। लेक्चर अपलोड। क्या बात है, आज मूड नहीं है बच्चों का पढ़ने का? जस्ट 16 स्टूडेंट्स आर हियर। और कितना टाइम लगेगा आने में? जी, तो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने, कुछ याद है किसी को? थोड़ा सा रिव्यू हो जाए, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग हमारा यूनिट है। उसमें हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की 3rd कैटेगरीज में चलें यही बता दें कि हम अभी तक कौन कौन सी डिजीज़ इसमें कवर कर चुके हैं। देखें, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे तो नहीं पढ़ाना ना,
आप लोग की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सो आई नीड आंसर कि एटलीस्ट डिजीज़ेज़ बताइए, कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हम अभी तक कवर कर चुके हैं। अच्छा, बहुत बारिश है, अच्छा सा ना आने में मसला हो रहा होगा। कहाँ आने में मसला होगा? कॉलेज तो नहीं आ रहे ना क्लास लेने के लिए, घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, समर ने हमें आंसर दिया कि हमने ऑस्ट्रोमलेशिया पढ़ा है। सना ने बताया ऑस्टियोपोरोसिस, प्रोसाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पेजिट डिजीज। सॉरी। अच्छा, जेनिफर ने बताया हमें कि पेजिट डिजीज पड़ी है। अच्छा, किसी को याद है कुछ? चलिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज ऑस्टियोपोरोसिस? सिंपल, आपको जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो आपकी, आप अपनी कॉमन वर्ड्स में मुझे बताइए, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? ओके जी, डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन इज ऑस्टियोपोरोसिस। गुड। पेजिट डिजीज क्या थी, कुछ याद है? चलिए जी, काफ़ी वेट हो गया है, अभी तक सिर्फ 15-16 स्टूडेंट्स हैं। इट्स वेरी बैड, बट हम तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। पोअरस बोन, नफीसा ने आंसर दिया है। नफीसा, किस चीज़ का आंसर दिया आपने बेटा? पेजिट डिजीज़ का दिया है, ऑस्टियोपोरोसिस का दिया है, किसका आंसर दिया आपने मुझे? आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? सब बच्चों को आवाज़ क्लियर है मेरी बेटा जी? पेजिट डिजीज़ कि मेडिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमने पढ़ ली थी। ओस्टियोमाइलाइटिस हमने स्टार्ट करना था। अच्छा, आवाज़ क्लियर है मेरी? हाँ, ओके ठीक है, थैंक यू मारिया। चलें, ओस्टियोमाइलाइटिस हमने स्टार्ट करना था। नाम से हमें समझ आ रहा है आइटिस का वर्ड किसके लिए यूज़ होता है। नफीसा ने आंसर किया ओस्टियोपोरोसिस का वीक एंड पोरस बोन ड्यू टू डीमिनरलाइजेशन। ठीक है बेटा, चले। ओस्टियोमाइलाइटिस, इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द बोन दैट रिजल्ट्स इन इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। ओस्टियोमाइलाइटिस, आइटिस का वर्ड आपको पता है इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सो ओस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द बोन। जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा कि कास्ट अप्लाई हो रहा है, स्प्लिंट्स अप्लाई, स्पेशली एक्सटर्नल फिक्सेटर्स या इंटरनल फिक्सेटर्स जो अप्लाई किए जाते हैं, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फिक्सेटर्स जब हम बॉडी से, ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल चीज़ है ना, उसको हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, बोन के अंदर डाल रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमने एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है। बिकॉज अगर बॉडी के बाहर से कोई भी जर्म इसके थ्रू अंदर एंटर हो गया तो इट मीन्स कि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ना। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होगा तो अल्टीमेटली उसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी होगी। सो वही है, ओस्टियोबोन है। ओस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द बोन जो कि फिर रिजल्ट करता है इन्फ्लामेशन के अंदर, बोन की नेक्रोसिस भी करवा सकता है। ओस्टियोमाइलाइटिस को हम क्लासिफाई किस तरह से करते हैं? ओस्टियोमाइलाइटिस इज क्लासिफाइड एज हेमाटोजेनस ओस्टियोमाइलाइटिस, contagious focus osteomyelitis, osteomyelitis with vascular insufficiency। ठीक है जी। सो हेमाटोजेनस ओस्टियोमाइलाइटिस, नाम से हमें पता लग रहा है हेमाटोजेनस मतलब ब्लड के थ्रू होगा, ब्लड की इन्वॉल्वमेंट होगी। दिस इज ड्यू टू ब्लड बॉर्न स्प्रेड ऑफ
इन्फेक्शन यानी ब्लड के थ्रू ये फिर बॉडी में इवन पूरी बॉडी में भी स्प्रेड कर सकता है। और ब्लड के ही थ्रू बॉडी के किसी और, ऐसा भी होता है कि बॉडी के किसी और ऑर्गन में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो ब्लड के थ्रू फिर किसी भी बॉडी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। कंटीजियस फोकस ऑस्टियोमाइलाइटिस, दिस इज फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम बोन सर्जरी, ओपन फ्रैक्चर और ट्रॉमेटिक इंजरी सच एज गन शॉट वुंड। कंटेजियस है यानी इसमें ये होगा वही जो पहले आपको बताया था कि कोई भी बोन की हम सर्जरी कर रहे हैं और हमने एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं की, हमने स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट का ख्याल नहीं रखा, तो बोन सर्जरी के दौरान के चीज़ों की जो है कंटामिनेशन हो सकती है और कंटामिनेशन की वजह से जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड कंटेजियस फोकस ऑस्टियोमाइलाइटिस। ओपन फ्रैक्चर्स में ऐसा हो सकता है, ट्रॉमेटिक इंजरीज जो होती हैं उनमें इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ओस्टियोमाइलाइटिस विद वास्कुलर इंसफिशिएंसी, ये सीन मोस्ट कॉमनली अमंग पेशेंट विद डायबिटीज एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द फीट। जो ये वाले ओस्टियोमाइलाइटिस होते हैं, वास्कुलर इंसफिशिएंसी नाम से हमें समझ आ रहा है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी कुछ ना कुछ इंसफिशिएंसी है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जा रही, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। सो ऑब्वियसली ये मोस्ट कॉमनली हमें डायबिटिक पेशेंट्स में नज़र आता है। डायबिटिक पेशेंट्स में क्यों नज़र आता है? डायबिटिक पेशेंट्स में इसलिए नज़र आता है क्योंकि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ऑब्वियसली ये वाला जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, आपको पता है वेसल्स का, नर्व्स का बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट में ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा नज़र आता है। पेरिफेरल नर्व्स का जिनके साथ प्रॉब्लम हो या फिर ब्लड वेसल्स का जिनके साथ प्रॉब्लम हो, ज़्यादातर ये पाँव की जो हमारी बोन्स होंगी यानी पाँव को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। Patients who are at higher risk for osteomyelitis, they include those who are poorly nourished, elderly or obese with impaired immune system. इम्यून सिस्टम जाहिर है वैसे भी इम्पेयर्ड हो सकता है, प्लस कुछ लोग अगर लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के ऊपर होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनमें भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसके अलावा और भी दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होते हैं, जैसे कैंसर की जो के लिए जो मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती है, कीमोथेरेपी में जो मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती है, वो तमाम एजेंट्स ऐसे होते हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर भी काम करते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक इलनेसेस जो पहले बता दिया आपको, डायबिटीज़ हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ये सारे लोग ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। Post-operative surgical wound infection occur within 30 days after surgery. यूजुअली ये होता है कि जब सर्जरी होती है और उसमें हमने अगर स्टेरिलाइजेशन का ख्याल नहीं रखा, एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो नहीं किया, तो देयर आर चांसेस कि आपका जो वूंड है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो यूजुअली पोस्ट ऑपरेटिवली जो वूंड्स होते हैं जो अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस में ये है कि यूजुअली आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आफ्टर सर्जरी वूंड जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इफ एन इम्प्लांट हैज़ बीन यूज्ड, डीप पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस मे अकर विद इन अ ईयर। डीप सेप्सिस आफ्टर आर्थ्रोप्लास्टी मे बी क्लासिफाइड एज फॉलो। ये तो हो गया कि जो एक्यूट केसेस होते हैं कि सर्जरी हुई विद इन 30 डेज जो है पेशेंट आपका उसको इन्फेक्शन हो गया। अगर कोई इम्प्लांट हमने यूज़ किए हैं, देखें ये भी हमें मालूम है और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इम्प्लांट्स हैं वो भी बॉडी में यूज़ किए जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो तो बॉडी में फिर डीप होते हैं ना, तो इस तरह के जितना वो खुद डीप होते हैं इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं, इसी तरह से वो डीप पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस भी कॉज करते हैं, और ये इवन 1 साल के अरसे तक भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, इवन 1 साल के बाद जो है पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो रहा होगा। ठीक है जी। और ये जो डिफरेंट ऑर्थोप्लास्टी हम करते हैं, जैसे जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट हो गई या कोई ऑर्थरोसिस यूज़ करते हैं, तो इनकी वजह से अगर सेप्सिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं स्टेजेस में। स्टेज 1, 2 और 3 होती है। जो स्टेज 1 है दैट इज़ बेटा कॉल्ड एक्यूट फल्मिनेटिंग स्टेज। स्टेज 2 को हम डिलेड ऑनसेट भी कहते हैं और स्टेज 3 को हम लेट ऑनसेट भी कहते हैं। जो स्टेज 1 है जिसे हम एक्यूट फल्मिनेटिंग भी कहते हैं,
उसमें जो है इट अकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months आफ्टर ऑर्थोपेडिक सर्जरी. Frequently associated with hematoma, ड्रेनेज और सुपरफिशियल इन्फेक्शन. जो हमारा स्टेज 1 है जिसे हम एक्यूट फुलमिनेटिंग भी कहते हैं, ये यूजुअली जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, यानी जब ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, जब ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है उसके फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ये इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है जी. और इसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं, जो इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शन की वजह से हीमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि देखिए ब्लड वहाँ पे अक्यूमुलेट हो सकता है, आके हीमाटोमा बना सकता है. किसी भी किस्म का पुरुलेंट ड्रेनेज भी हो सकता है. और सम टाइम ये इन्फेक्शन जो कि ये एक्यूट स्टेज में होता है ना, तो इसलिए यूजुअली सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है. सो स्टेज 1 जब भी सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद विद इन 3 मंथ्स अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम एक्यूट या फिर फुलमिनेटिंग या फिर स्टेज 1 इन्फेक्शन कहते हैं. ठीक है बेटा जी. उसके बाद स्टेज 2 की तरफ आ जाते हैं हम. स्टेज 2 में थोड़ा सा डिलेड ऑनसेट होता है. स्टेज 2 ये होगा कि अगर फर्स्ट 3 मंथ्स गुजर गए हैं, 4th मंथ से लेके 24 मंथ तक, यानी 2 आवर्स आफ्टर सर्जरी इन्फेक्शन हो सकता है. इसे हम स्टेज 2 या फिर डिलेड ऑनसेट कहते हैं. इसके बाद बेटा जी स्टेज 3 आ जाती है. स्टेज 3 या फिर इसका दूसरा नाम लेट ऑनसेट भी है. ये ज़्यादातर 2 और मोर देन 2 years आफ्टर सर्जरी ये इन्फेक्शन हमें नज़र आता है. और यूजुअली ये बेटा जी हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है, यानी ब्लड के थ्रू ये इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं स्प्रेड होने के. ठीक है जी. तो देखें कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने वूंड की केयर करनी है, वूंड का ख्याल रखना है, एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना है. और क्योंकि देखें आप और ये नहीं कह सकते कि जी 2 मंथ्स गुजर गए तो ठीक है, अब हमें वूंड की केयर की ज़रूरत नहीं है, या चीज़ों को मतलब इनिशियल स्टेज पे आपने वूंड की अच्छी केयर की होगी तो आपका वूंड सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा. लेकिन उसके अलावा देखें कि 2 years, इवन 2 more than 2 years का भी टाइम लग सकता है, और जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है. अच्छा, ये पिक्चर में भी थोड़ा-सा आपको दिखाने की कोशिश की है कि देखिए पहले स्मॉल सा कोई एब्सेस हो सकता है और उसके बाद वो इनलार्ज हो रहा है, और थर्ड स्टेज में आके देखें वो उसको इवन नेक्रोटिक भी कर सकता है. बोन इन्फेक्शन जो है दे आर यूजुअली डिफिकल्ट टू इरेडिकेट देन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, बिकॉज़ द इन्फेक्टेड बोन इज मोस्टली avascular and not accessible to the body's natural immune response. Also, there is decreased penetration by antibiotics. Osteomyelitis may become chronic and may affect the patient's quality of life. देखें, जब हमारी बोन्स इन्फेक्टेड होती हैं, एक तो सिचुएशन है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं. आप सबको पता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, आपको पता है वहाँ पे हमारी अच्छी सी ब्लड सप्लाई है. ये बात बार बार आपको बताई है कि ब्लड के ही थ्रू हमारी बॉडी में तमाम चीज़ें सर्कुलेट करती हैं. किसी भी वूंड को हील होने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. जो भी कोई मेडिसिन हमने ली है, ज़ाहिर है वो ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर बॉडी में जाती है. तो इस तरह से इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है. जो हमारी बोन्स के इन्फेक्शन होते हैं बेटा, वो बड़े मुश्किल होते हैं इरेडिकेट करना, वो बड़ी मुश्किल से हील होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से हमारी जान छोड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. उसकी वजह ये है कि जो हमारी इन्फेक्टेड बोन होती हैं उसको ब्लड सप्लाई कम जा रही होती है. वो यूजुअली एवैस्कुलर होती हैं, उनको कोई ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रही होती. और जब उनको ब्लड सप्लाई ही नहीं जाएगी तो सोचें किस तरह से हमारा जो एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं और इम्यूनिटी है, हमारी एंटीबॉडीज़ हैं जिन्होंने जाके रिएक्ट करना है, वो सारी चीज़ें भी तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगी ना. जब वो सारी चीज़ें वहाँ पहुँच ही नहीं सकेंगी तो किस तरह से हमारा बोन का इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से हील होगा. इसके अलावा हम कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते, मैंने अभी बताया कि मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू ही वहाँ पहुँचती है. जब वो एवैस्कुलर है तो ब्लड ही कम जा रहा है, तो कैसे एंटीबायोटिक की भी जो एक अमाउंट में जाना चाहिए, क्वांटिटी जानी चाहिए, वो कैसे वहाँ पहुँचेगी. और फिर पेनिट्रेशन भी कम होती है उसकी एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट टिश्यूज़. तो इन सारी
चीज़ों की वजह से जो बोन्स होती हैं उनका हील होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट टिश्यूज़। और जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये क्रॉनिक भी हो सकता है, और ऑब्वियसली अगर ये क्रॉनिक हो गया तो पेशेंट की बोन जो है वो बिल्कुल नेक्रोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और हमारा पेशेंट जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। तकरीबन 50% हमारे जो बोन इन्फेक्शंस होते हैं दे आर कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अदर पैथोजेंस दैट आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन ओस्टियोमाइलाइटिस दे इंक्लूड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, जिसमें देखें स्ट्रेप्टोकोकाई, इंटेरोकोकाई एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज भी कुछ हो सकते हैं, सूडोमोनास की कुछ स्पीशीज। सो तकरीबन 50% ऑफ इन्फेक्शन जो हमारे हैं वो तो स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से हो रहे होते हैं, और जो उसके अलावा डिफरेंट ऑस्टियोमाइलाइटिस को कॉज कर सकते हैं कुछ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनमें कॉमन स्ट्रेप्टोकोकाई, एंटेरोकोकाई हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सूडोमोनास की स्पीशीज हैं। द इनिशियल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इज इन्फ्लामेशन, ये हम सबको पता है। बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन होती है, जो इनिशियल रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेम होना शुरू हो जाता है वो एरिया, ठीक है जी। रेडनेस होती है, और इन्फ्लामेशन के आपको सारे साइंस पता हैं कि वहाँ पे रेडनेस होगी, स्किन थोड़ी सी हार्डन हो जाएगी, टच करने पर वार्म होगी। दीज ऑल आर द साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। सो इनिशियल रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन इज इन्फ्लामेशन, इंक्रीज वस्कुलरिटी एंड एडीमा। इनिशियल रिस्पॉन्स तो ये आता है इन्फेक्शन का कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, और एडीमा फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर 2 or 3 days thrombosis of the local blood vessel occur resulting in ischemia with bone necrosis। फिर उसके बाद क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे तो देखिए वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ती है, लेकिन फिर 2 से 3 दिन के बाद वहाँ जो ब्लड आ रहा था, जो ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गई थी, वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनना, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोस बनना शुरू हो जाता है। आप सोचें जब थ्रोम्बोस बनना शुरू हो जाएगा तो आगे तो ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई ना, आगे तो ब्लड सप्लाई नहीं जा सकती, तो इस्कीमिया हो गया। आप जब इस्कीमिया हो किसी भी बॉडी ऑर्गन का, किसी सॉफ्ट टिश्यू का, बोन का, जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया मीन्स वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ब्लड नहीं जा रही तो ऑक्सीजन नहीं जा रही। जब ये सिचुएशन हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे फिर बोन नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। The infection extends into the medullary cavity and under the periosteum and may spread into adjacent soft tissues and joints. Unless the infective process is treated promptly, a bone abscess forms। अब देखें जो स्टार्ट हुआ था, यानी हमारी जो बोन्स स्टार्ट इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था, पहले आपको पता है कि आउटर लेयर हर चीज़ में, इसी तरह से फिर वो अंदर मेडुलरी कैविटी को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। इवन जो है पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम तक वो चीज़ें स्प्रेड होना शुरू होती हैं। आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, अगर वो एक्सटेंड करता जाएगा इन्फेक्शन और हमने उसे सही से ट्रीट नहीं किया तो वो जो आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है, जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बोन के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि बोन का इन्फेक्शन कितना ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो उसको हील करना ही कितना मुश्किल है। लेकिन अगर हो गया है तो बहुत कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम उसे इनिशियल स्टेज के ऊपर ही जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर उसे ट्रीट कर लें। एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, जो द रिजल्टिंग एब्सेस कैविटी कंटेन डेड बोन टिश्यूज, जिसे हम सिक्वेस्ट्रम कहते हैं, विच डज नॉट ईजिली लिक्विफाई एंड ड्रेन। देयरफॉर द कैविटी कैन नॉट कोलैप्स एंड हील एज इट डज इन सॉफ्ट टिश्यू एब्सेसेस। देखें ये पिक्चर में आपको बताया था कि जब इस तरह से इन्फेक्शन होता है, सारा पढ़ लिया हमने, इन्फेक्शन हुआ, अपरेंटली एक एब्सेस बनता है अंदर, वो
इन्फेक्शन की वजह से बोन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो वो जो हमारा एब्सेस फॉर्मेशन हर जगह ऐसा ही होता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ में इंजरी हो वहाँ भी, या बोन में है इन्फेक्शन हो सॉरी सॉफ्ट टिश्यू में तो भी ऐसा ही आपको पता है ना, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, उसके अंदर पस जो है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसी तरह से ये जो हमारी एब्सेस की कैविटी बनती है, इसके अंदर जो हमारे बोन के टिश्यूज़ होते हैं, जो बोन के टिश्यूज़ की डेथ होती है जिसे हम सिक्वेस्ट्रम कहते हैं, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। जब वहाँ पे उस कैविटी के अंदर बोन के टिश्यूज़, डेड बोन के टिश्यूज़ जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो बेटा जी सॉफ्ट टिश्यू की तरह ये इतनी आसानी से, क्योंकि बोन के टिश्यूज़ है ना तो लिक्विफाई होते हैं और ना ही ये ड्रेन होते हैं। जैसे हम यूजुअली एब्सेस होता है सॉफ्ट टिश्यू में, कहीं एब्सेस हुआ हमने उसे ड्रेन कर दिया या वो खुद भी ड्रेन हो जाता है और उसके बाद हम एंटीबायोटिक देना शुरू करते हैं। वहाँ अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड के थ्रू एंटीबायोटिक भी पहुँचती है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी पहुँचते हैं, ऑक्सीजन भी पहुँचती है, तो वो हील होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैविटी जिसके अंदर हमारे बोन के डेड टिश्यूज़ मौजूद हैं, वो ना तो लिक्विफाई होते हैं ईज़िली और ना ही वो ईज़िली ड्रेन होते हैं। जब वो ईज़िली ड्रेन नहीं हो पाते, तो इसी वजह से जो हमारी कैविटी है वो ना तो हील होती है और ना ही कोलैप्स होती है। न्यू बोन ग्रोथ फॉर्म्स एंड सराउंड्स द सिक्वेस्ट्रम। अब वो जो डेड हमारे बोन के जो डेड टिश्यूज़ थे जिन्हें हमने सिक्वेस्ट्रम कहा, उनके आसपास नई बोन की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ऑल्दो हीलिंग अपीयर्स टू टेक प्लेस, a chronically infected sequestrum remains and produce recurring abscesses throughout the patient's life. This is referred to as chronic osteomyelitis. अब देखें दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही होती है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो रही होती है कि जो हमारे लोग हैं, यानी हमारे पेशेंट हैं, उनको हमने ये तो पढ़ लिया कि जी वहाँ पे सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन हो जाती है, हमारे जो डेड बोन टिश्यूज़ होते हैं, एक चीज़ तो हमने ये पढ़ ली कि एब्सेस बन गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो ऐसा नहीं है कि हीलिंग स्टार्ट नहीं हो रही, मैंने बताया ना आपको डेफिनेशन में बताया कि न्यू बोन ग्रोथ होती है। अब वो जो सिक्वेस्ट्रम है उसके आसपास नई बोन बनना शुरू होती है। जो कल भी एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था मुझसे और मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अल्लाह ताला ने बड़ा कंपनसेटरी हमारा अच्छा निज़ाम बॉडी में रखा हुआ है, तो वहाँ पे कंपनसेशन के तौर पे न्यू बोन बनना शुरू होती है, न्यू बोन की ग्रोथ स्टार्ट होती है। लेकिन क्या होता है बेटा जी कि वहाँ पे जो इन्फेक्ट सिक्वेस्ट्रम मौजूद है वो जब तक ड्रेन आउट नहीं होगा, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तो जाहिर है अगर कोई नई बोन भी बन रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो उसको भी इन्फेक्टेड करता रहेगा। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जो आपकी नई बोन्स बनती हैं, जो न्यू बोन ग्रोथ होती है, वो उसको भी सिक्वेस्ट्रम जो उसको भी इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता है। जब सिक्वेस्ट्रम उसको इन्फेक्टेड करना शुरू करता है, तो जाहिर सी बात है फिर से नए एब्सेसेस बनना शुरू हो जाते हैं। एक एब्सेस अगर हील हो भी जाए तो दूसरा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिक्वेस्ट्रम मौजूद है। इस तरह से पेशेंट की जो थ्रू आउट द लाइफ है उसमें इस तरह से बोन एब्सेसेस बनते रहते हैं और इसी सिचुएशन को हम क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। यानी अब ये इतने ज़्यादा इसके चांसेस नहीं है कि ये हील हो जाए, ये आपकी क्रोनिक सिचुएशन हो चुकी है। ये देखिए, ये मैं आपको पिक्चर से बताया कि इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे है। ये आपकी आउटर लेयर है पेरियोस्टियम। देखें जी ब्लड सप्लाई, ये जाहिर है पहले यहाँ पे इन्फेक्टेड था, एब्सेस बनेगा तो इसी तरह से हो जाएगा ना, एब्सेस फॉर्मेशन हो गई और अंदर जो ब्लड सप्लाई थी वेस्कुलराइजेशन बड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली फिर हीमाटोमा फॉर्मेशन हो गया तो ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई। फिर ये देखिए सिक्वेस्ट्रम जो मैंने कहा था डेड बोन टिश्यूज, अंदर वाली जो बोन थी उसको उसने डेड कर दिया है और वहाँ पे डेड बोन टिश्यूज बन गए हैं। और सम टाइम ऐसा होता भी है कि जो पस है वो निकल के यहाँ से बाहर आ रही होती है, ठीक है, पस अकोमोडेट हुई है, वो पस निकल के बाहर आ रही होती है। ये देखें इनवॉल्कुलम जो मैंने न्यू बोन फॉर्मेशन बताई थी आपको, वो भी यहाँ पे बन रही है। लेकिन क्या है, ये सिक्वेस्ट्रम तो अपनी जगह पे मौजूद है ना, पस भी इवन निकल के आ रही है, लेकिन सिक्वेस्ट्रम अपनी जगह पे मौजूद है। जब सिक्वेस्ट्रम अपनी जगह पे मौजूद रहेगा तो वो नई बनने वाली बोन को भी इन्फेक्टेड करता रहेगा और उसकी वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगी कि रिपीटेडली चीज़ें इसी तरह से होती रहेंगी और बोन जो है वो नेक्रोसिस की तरफ चली जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या आपका पेशेंट जो है वो एक्यूट या फिर क्रॉनिक ओस्टियोमाइलाइटिस में आपको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नज़र आएंगी। एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस में देखें फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा एसोसिएटेड विद प्रोफ्यूज्ड स्वेटिंग, चिल्स एंड रिगर्स, पेशेंट को स्वेटिंग भी होगी, सर्दी भी लगेगी, वो कांपेगा भी, ठीक है जी, शेक करेगी उसकी बॉडी।
स्वेलिंग एक्यूटली पेनफुल एंड स्किन अपीयर्ड रेड, ओस्टियोमाइलाइटिस हुआ हुआ है, वहाँ पे आपको स्वेलिंग नज़र आएगी, ठीक है, स्वेलिंग नज़र आएगी और जो आपकी स्किन है वो अपेरेंटली जो है वो रेड होगी। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट नियर द अफेक्टेड बोन लिमिटेड, जो मूवमेंट्स हैं पेशेंट की, जो मूवमेंट्स हैं ऑब्वियसली जब बोन की इन्वॉल्वमेंट है, बोन में पेन है और जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, बोन के आसपास के जो आपके टिश्यूज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि जो आपके बोन्स हैं या आपके बोन मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, जब उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो ऑब्वियसली आपकी जो है मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाती हैं, ठीक है जी। और जो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है उसके साइन सिम्टम्स ये हैं बेटा जी कि फीवर उसमें भी हाई ग्रेड होता है, मज़ीद फीवर बढ़ जाता है, एग्जासर्बेशन है फीवर का, पेशेंट को सीवियर पेन होगा, उसी तरह से स्वेलिंग की कंप्लेन करेगा, ठीक है, और बोन की इरेगुलर थिकनिंग होगी। क्यों इरेगुलर थिकनिंग होगी बोन की? देखें अभी आपको बताया था कि एक तो वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन होती है प्लस सिक्वेस्ट्रम बन रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इरेगुलर थिकनिंग हो रही होती है कि वहाँ पे इरेगुलर न्यू बोन फॉर्मेशन हो रही होती है। जब न्यू बोन फॉर्मेशन होगी तो उसकी वजह से इरेगुलर थिकनिंग तो होगी बोन की, ठीक है जी। इसके अलावा मल्टीपल साइनसेस, वहाँ पे छोटे छोटे से साइनसेस बन सकते हैं, और स्कार एंड मसल कॉन्ट्रैक्चर्स, आसपास के जो मसल्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लेगा, उनकी कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं, और जो स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, डिस्चार्ज ऑफ बोनी स्पाइकल्स एंड पस, वो भी आपको बता दिया कि वो जो अंदर स्क्वेट्रम बना हुआ है, जो डेड बॉडी डेड बोन टिश्यूज़ हैं वो भी समटाइम थोड़े बहुत पस ड्रेनेज होती है तो उसके साथ कुछ थोड़े बहुत वो भी ड्रेन आउट हो सकते हैं। डिफॉर्मिटीज़ एंड डिक्रीज मूवमेंट, ऑब्वियसली जॉइंट इन्वॉल्व हैं, मसल्स इन्वॉल्व हैं, इरेगुलर बोन फॉर्मेशन हो रही है तो चीज़ें तो डिफॉर्म होंगी ना, उनकी फॉर्म उनकी शेप वो तो चेंज होगी, जिसकी वजह से मूवमेंट भी डिक्रीज हो सकती है, इनफैक्ट होती है, ठीक है। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट्स को फ्रैक्चर भी हो सकता है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, इसकी किस तरह से हमें पता लगेगा? एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है बेटा तो अर्ली एक्सरे फाइंडिंग डिमॉन्स्ट्रेट सॉफ्ट टिश्यू एडिमा। अगर एक्यूट स्टेज पर है, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपके एक्सरेज होते हैं, एक्सरे फाइंडिंग आपको बताती हैं, एक्सरे पे आपको पता लग जाता है कि सॉफ्ट टिश्यू एडिमा आपको नज़र आएगा। इन अबाउट 2 to 3 वीक्स एरिया ऑफ पेरियोस्टियल एलिवेशन एंड बोन नेक्रोसिस आर एविडेंट। तकरीबन अगर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ हुआ है तो उसको भी अगर 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं तो उसके बाद आपको एक्सरे के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग नज़र आ सकती है, और जो पेरियोस्टियम आपकी है वो जो पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन है ज़ाहिर है उसकी एलिवेशन आपको नज़र आएगी, और बोन्स जो हैं वो उसका नेक्रोसिस भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। MRI हेल्प विद अर्ली डेफिनेटिव डायग्नोसिस। ऑब्वियसली MRIs अगर हम करवा लेते हैं इनिशियल स्टेज पे तो MRI तो आपको पता है कि बहुत डेप्थ में डिटेल में आपको फाइंडिंग्स दे देता है, तो अगर हम MRI करवा लेंगे तो हमारे लिए इस तरह से बेनिफिशियल हो जाएगा कि MRI से हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकेंगे, ठीक है जी। ब्लड स्टडीज रिवील ल्यूकोसाइटोसिस एंड एलिवेटेड ESR, अंडरस्टूड सी बात है, इन्फेक्शन है तो ESR तो बढ़ा हुआ होगा ही, और ल्यूकोसाइटोसिस बिल्कुल होगा। जहाँ कहीं भी जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो वाइट ब्लड सेल्स जो है उनकी तादाद बढ़ जाती है, हमारा डिफेंस सिस्टम है। सो ल्यूकोसाइटोसिस और एलिवेटेड ESR आपको मिलेगा। wound and blood culture studies are performed although they are only positive in 50% of cases। उसके अलावा ब्लड कल्चर करवाया जाता है, wound का स्वैब लेके कल्चर करवाया जाता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कॉज क्या है। मैंने आपको बताया ना ऑस्टियोमाइलाइटिस के 50% कॉजेज आपके स्टेप्टोकोकस ओरियस होते हैं, लेकिन बाकी 50% में डिफरेंट किस्म के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। सो आप wound का कल्चर और जो ब्लड है उसका कल्चर करवाते हैं, यही देखने के लिए कि बेसिकली इसका कॉज क्या है, ठीक है जी। अच्छा,
लेकिन वो यूजुअली 50% केसेस में ही हमें पता लग सकता है, 50% केसेस में नहीं पता लगता। बोन स्कैन्स में बी परफॉर्म्ड टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इन्फेक्शन। बोन बोन स्कैन करवा सकते हैं हम, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं और उन बोन्स में भी कौन सा एरिया है जो जो जिसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जो इन्फेक्टेड हुआ हुआ है। एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रॉनिक इन्फेक्शन में भी एविडेंट, बहुत ज़्यादा अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया है तो पेशेंट का जो है आपको एनीमिया भी नज़र आ सकता है। ओके बेटा जी, 45 मिनट्स हो गए हैं क्लास के। थोड़ा सा कोई भी क्वेरी है आप लोगों की यहाँ तक स्टूडेंट तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, 3-4 मिनट हमारे पास हैं ताकि फिर हम अटेंडेंस मार्क कर लें। जो हमने आज स्टार्ट किया था दैट वाज ओस्टियोमाइलाइटिस। और जो ओस्टियोमाइलाइटिस का सिंपल मतलब क्या है बेटा जी, के बोन्स का इन्फेक्शन है। हमने ये पढ़ा कि ओस्टियोमाइलाइटिस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, हेमाटोजेनस स्प्रेड यानी ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है, उसे हम हेमाटोजेनस ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। कंटीजियस फोकस ओस्टियोमाइलाइटिस जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई ओपन फ्रैक्चर हो गया है, ट्रॉमा हो गया है या फिर बोन की सर्जरी के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। और थर्ड वन था ओस्टियोमाइलाइटिस विद वास्कुलर इंसफिशिएंसी, अगर डायबिटिक क्लाइंट हो गए या इस तरह की प्रॉब्लम जिनको वास्कुलर या नर्व्स का इशू है, उनमें वास्कुलर इंसफिशिएंसी की वजह से ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। ठीक है जी। फिर हमने स्टेजेस पढ़ी थी, स्टेज 1, 2 और 3। अगर 3 मंथ्स के अंदर अंदर इन्फेक्शन का ऑनसेट होता है उसे हम एक्यूट स्टेज कहते हैं। अगर 4 मंथ से 2 इयर्स तक होता है उसे हम डिलेड ऑनसेट कहते हैं। और स्टेज 3 में 2 इयर्स से ज़्यादा के टाइम पे ऑनसेट होता है उसे हम लेट ऑनसेट कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि कितना ज़्यादा ऑस्टियोमाइलाइटिस को मुश्किल है ट्रीट करना, क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं जा रही होती, न्यूट्रिशन अच्छे नहीं जा रहे होते, एंटीबायोटिक वहाँ तक नहीं पहुंच पा रही होती। पैथोफिजियोलॉजी हमने डिस्कस की कि बेसिकली इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, एवास्कुलरिटी हो जाती है, एडिमा हो जाता है, फिर अल्टीमेटली थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाती है और जो आपकी बोन है वो इस्कीमिक होती है और नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। हील क्यों नहीं होता ये भी बताया आपको कि इरेगुलर बोन फॉर्मेशन हो जाती है आउटर साइड पे। अंदर जो आपके एब्सेस बना होता है उसके अंदर आपके बोन के डेड टिश्यूज जमा हो जाते हैं और वो ना तो ड्रेन आउट हो पाते हैं और जो नई बोन बन रही होती है उसको भी बार बार इन्फेक्ट करके मल्टीपल एब्सेस वहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। फिर हमने एक्यूट और क्रॉनिक ओस्टियोमाइलाइटिस के साइन सिम्टम पढ़ लिए। कॉमन चीज़ें हैं, स्वेलिंग है, रेडनेस है, फीवर है, मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। और असेसमेंट करने के लिए हमने वही पढ़ा। आगे हम प्रिवेंशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। असेसमेंट में वही है, एक्सरेज करने हैं, एमआरआईज़ हैं और ब्लड के कल्चर, पस का हम कल्चर लेके करवा लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं और बोन स्कैन से हम जो इन्फेक्शन है उसकी साइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स बेटा जी जो है 1 बाय 1 रोल नंबर वाइज अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए। ठीक है, और कोई क्वेरी है किसी भी स्टूडेंट की तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके बेटा जी, स्टूडेंट्स अटेंडेंस हो गई है। कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप का भी नंबर है आपके पास। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।